हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पवन शर्मा क्लासेस। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ेंगे, समझेंगे और कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया है, पीछे की वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम कंप्लीट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें इस एक टॉपिक के बारे में समझना है, जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बेसिकली एक थ्योरम है जिसमें हमें समझाया जाता है कि कोई दो नंबर हैं, कोई भी दो डिजिट्स हों हमारे पास। ख़ास तौर पे हम कंपोजिट नंबर्स को देखते हैं। कंपोजिट नंबर शायद पता होगा हर बच्चे को क्या होता है, नहीं पता हो तो अभी थोड़ी देर में समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। अभी पहले इस थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो हमारे पास, कोई भी दो कंपोजिट नंबर्स हैं अगर हैं, सॉरी, कंपोजिट नंबर्स हैं हमारे पास कोई भी दो। अब इन दोनों नंबर्स, चाहे कंपोजिट नंबर हो चाहे कोई भी नंबर हो, बेसिकली हमें बस इस थ्योरम को समझना है। कंपोजिट नंबर हो या कोई भी नंबर हो, तो इसमें जो थ्योरम हमें बताता है वो ये है कि दो नंबर्स हैं, सपोज़ करते हैं एक है हमारा ए और दूसरा है बी। तो दो नंबर्स होंगे। ये हमें समझाता है कि इन दोनों नंबर का अपना एलसीएम आएगा, एलसीएम, और इन दोनों ही नंबर का एचसीएफ। अगर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा ए इंटू बी के। ये है थ्योरम, बस हमें इतना समझना है। कोई भी दो नंबर हो, चाहे कंपोजिट हो या प्राइम नंबर हो या कोई भी दो नंबर हो, उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। और थ्योरम हमें बताता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल पाया जाता है। ये थ्योरम है। तो इसी बेस पर ये पूरी एक्सरसाइज है, देखते हैं। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, मैं बुक से दिखा देता हूँ। बुक में ये रहा, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर नंबर को उनका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हर बच्चे ने पीछे की क्लासेस में सीखा होगा। जिसमें पहला मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट है इसमें 140। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें सिंपली इसे यहाँ से प्राइम फैक्टर वाले फॉर्म में रफली करके देखना है। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको यहाँ पे लिख देना, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। तो 140 को 2257, दिस इज़ द आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बुक में जो दिया हुआ है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है पेयर्स में ऑफ इंटीजर्स एंड, और वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब जो हमने थ्योरम अभी पीछे पढ़ा था उस तरह से इसे वेरीफाई भी करना है। तो क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, कोई भी फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 26 एंड 91। तो ये क्वेश्चन ले लिया। अब सॉल्यूशन में हमें कुछ काम करना है। जैसे पहला काम, इसका एलसीएम फाइंड करना है, इसके बाद इसका एचसीएफ फाइंड करना है, और तीसरा काम इसको वेरीफाई करना है। तो चलिए करके देखते हैं। पहले एलसीएम की बारी। तो हमने एलसीएम फाइंड किया, ये रहा। एलसीएम हमारा आया 2 × 7 × 13। इसको सॉल्व करेंगे तो 182 आंसर आ जाएगा। ये हो गया एलसीएम। अब बात करेंगे एचसीएफ कितना आएगा। एचसीएफ के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, किसी से भी कर सकते हैं। हम लॉन्ग डिवीज़न से करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग डिवीज़न से एचसीएफ का सॉल्यूशन। 26 को ले लिया, 3 में 78, माइनस करा 13, फिर ये 26 इधर आया, 13 2 26। तो हमारा एचसीएफ आ गया 13। अब हम दो काम हमने कर लिए, तीसरा काम वेरिफिकेशन का है। तो लिखेंगे फॉर वेरिफिकेशन
अब वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला जो हमारा थ्योरम था, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B। अब हमारे पास सपोज़ करते हैं A ये है और B ये है, तो पहले हम LHS लेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। तो लेते हैं बाय LHS। तो LHS में हमारे पास था LCM इंटू HCF। LCM हमारा आया था 182 और HCF आया था हमारा 13। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आएगा 2366। अब बात करते हैं RHS की। तो बाय RHS, तो इसमें था हमारा A इंटू B। A है हमारा 26 और B है 91। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो मल्टीप्लाई सबको आता ही होगा, कर लिया, ये आया 2366। तो देखेंगे दोनों आंसर सेम हैं, तो हम लिख सकते हैं सो LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड या वेरीफाइड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसके बाकी पार्ट्स भी हैं, इसी तरह से करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे बच्चे। नहीं आएगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर अगली वीडियो में उसको समझा दूंगा या कमेंट में ही उसे समझा दूंगा दोबारा से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स अप्लाई करके LCM और HCF फाइंड करने हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन में 2-2 इंटीजर्स दिए हुए थे, अब 3-3 इंटीजर्स दिए हैं, तो उसके हिसाब से करना है। हाँ, बस लॉन्ग डिवीज़न मेथड यहाँ अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करने हैं हमें। तो चलिए करके देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूँ, समझ में आ जाएगा इससे। तो पहले इसको सॉल्यूशन में हम LCM के लिए देखते हैं। LCM के लिए क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि 17 का अलग प्राइम फैक्टर करना है, 23 का अलग प्राइम फैक्टर करना है, 29 का अलग प्राइम फैक्टर करना है। तो तीनों हम यहीं पे सॉल्व करके देखते हैं। 17 का प्राइम फैक्टर, 23 का प्राइम फैक्टर और 29 का प्राइम फैक्टर। तो 17 का तो 17 से जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 23 ये भी 23 से ही कटा, और ये 29 ये भी 29 से ही चल दिया। अब इन्हें एक्सप्रेस करके लिख देना है प्राइम फैक्टर के रूप में। जैसे 17 का करेंगे तो 17 को लिखना है 17 मल्टीप्लाई 1। फिर 23 को अगर लिखें तो 23 को लिखना होगा 23 मल्टीप्लाई 1। फिर 29 को लिखना है तो इसको लिखेंगे 29 मल्टीप्लाई 1। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, ये चीज़ ध्यान देनी है कि सबसे पहला काम, जो नंबर तीनों इंटीजर्स में कॉमन आ रहा है उसे एक ही बार लिखना है। जैसे कि यहाँ 1, अब वैसे 1 तो नहीं लिखना था, लेकिन समझाने के लिए लिखा है मैंने। 1 इन तीनों इंटीजर्स में कॉमन आ रहा है, तो 1 को लिखेंगे एक बार, मल्टीप्लाई। फिर जो नंबर 1 बाय 1 दिख रहे हैं उन्हें लिखेंगे, और ये नहीं देखना फिर कि कॉमन कितनी बार है। हाँ, अगर कॉमन आ रहा है तो दूसरे जितनी बार भी है, जैसे 3 बार है तो उसे 3 नहीं एक ही बार लिखना है। 2 बार है तो 2 बार नहीं एक बार लिखना है। इस तरह से इसे लिखते जाना है। अब 1 को तो लिख लिया, 17 को देखना है। 17 सिर्फ एक बार ही है तो उसे एक बार लिख देना है, मल्टीप्लाई। तो ये भी हो गया हमारा नंबर। फिर 23 को देखेंगे, ये भी एक ही बार है तो इसे एक बार लिख देना है, ये भी ख़त्म। अब 29 बच गया, 29 को लिख देना है। अब सिंपली इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, इसका आंसर आएगा 11,339। अब हमें करना है HCF। HCF करना है, तो HCF के लिए क्या करना होगा, सिंपली इन तीनों इंटीजर्स में जो जो नंबर, जो जो डिजिट कॉमन दिख रहे हैं उन्हीं को लिखना है। जैसे 1 तीनों में कॉमन है तो 1 को लिखा सिर्फ एक बार, और भी कोई डिजिट अगर कॉमन दिख रहे हैं तो उन्हें भी लिखेंगे, नहीं दिख रहा कोई कॉमन तो नहीं लिखेंगे। अगर दिख जाता तो मल्टीप्लाई में लिख देते और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते। तो सिंपली हमें यहाँ HCF मिल गया 1 और LCM मिल गया 11,339। दिस इज़ आवर आंसर।
तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और इसके बाकी 2 पोर्शन और हैं बुक में, 2 ऑप्शंस में, उन्हें आप खुद ट्राई करके देखेंगे, होपफुल ही समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैं बुक में दिखाता हूँ इसे। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 659 इज इक्वल्स टू 9। यानी इन दोनों नंबर्स का HCF 9 दिया है। फाइंड LCM ऑफ दीज नंबर्स। इन्हीं नंबर्स के हमें LCM भी फाइंड करने हैं। तो बहुत इजी है, जैसे थ्योरम लगानी है और जो थ्योरम है उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है HCF ऑफ 306 और 657 इज इक्वल्स टू 9। फाइंड LCM। इन्हीं का हमें LCM फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, हमें सॉल्यूशन में थ्योरम पता ही है। थ्योरम है, लिखेंगे वी नो, थ्योरम है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं ये A होगा A और ये होगा B, तो A इंटू B लिख सकते हैं। LCM और HCF, हमें LCM फाइंड करना है, LCM की जगह LCM ही रहने देना है, और HCF की जगह हम लिख देंगे 9, क्योंकि ये 9 दिया हुआ है। इज इक्वल्स टू A की जगह 306 मल्टीप्लाई B की जगह 657। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर बचेगा केवल LCM, और ये 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो 9 से देखते हैं, 6 और 3 9, ये डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो काटते हैं। 9 से कट गया ये, और ये आ गया 9 3 जा 27, बचा 3, और 9 6 जा 36। तो ये हो गया 36 मल्टीप्लाई 657, और जो भी हम इसको सॉल्व करके आएगा वो होगा इसका LCM। तो देखते हैं क्या आता है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, ये होगा 9 4 जा 36 4। ये सॉल्व करके इसका आंसर आता है 22,338। मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका आंसर आ गया। दिस इज़ आवर LCM। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन है कि क्या, मतलब हमें चेक करना है कि क्या 6 की पावर n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 7 9, कुछ भी, कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखें, और रखने के बाद सॉल्व करेंगे, तो जो भी उसका आंसर आएगा उस वो आंसर एंड होता है 0 पे, यही चेक करना है। एंड होना 0 का मतलब यूनिट प्लेस जो है, वंस डिजिट की जो प्लेस है, क्या वो 0 आएगी, तो उसे चेक करना है। चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें क्वेश्चन है कि वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। तो ये हमें चेक करना है कि क्या ये 0 पे एंड होता है। देखते हैं सॉल्यूशन में। सपोज़ लेट n इक्वल्स टू 1, तो 6 की पावर 1 हो जाएगा। ये 6 की पावर 1, आंसर आएगा 6। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2, तो 6 इंटू 6 यानी कि 36। 1 रखने पे यूनिट प्लेस पे आ रहा है हमारा आंसर 6, ये रफली लिख रहा हूँ मैं। 2 रखने पे यूनिट प्लेस पे 6। 3 रखते हैं तो ये 6 की पावर 3 हो जाएगा। 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आंसर इज 216, राइट। तो इसमें भी यूनिट प्लेस पे आंसर आ रहा है 6। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कोई भी डिजिट हो तो उसे
कोई भी n की वैल्यू हम कुछ भी रख लें, मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो वो 6 जा में ही जाएगा। जैसे 6 जा 36, 36 आया, फिर उसे 6 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर वो 6 जा 36 आएगा। फिर उसे अगर हम आगे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 36 आएगा। मतलब हर बार 6 ही आता जाएगा। सो चाहे n की वैल्यू 1 हो या 100 हो या 1000 हो, कुछ भी हो, आंसर जो आएगा उसका यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा। यानी कि वो नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे सो इट इज़ क्लियरली shows that for any natural number of n, the value of 6 raised to power n can never be and with digit 0। बस काम ख़त्म, सॉल्यूशन हो गया इसका। यही छोटा सा क्वेश्चन था ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि अगर कंपोजिट नंबर नहीं पता तो मैं आगे से समझाऊंगा। अब यहाँ बताता हूँ कंपोजिट नंबर क्या होता है, फिर इस क्वेश्चन का मतलब समझाऊंगा। चलिए बताते हैं, देखते हैं कंपोजिट नंबर को। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कोई भी नंबर, कोई भी ऐसा इंटीजर जिसका अगर हम फैक्टर करते हैं, जिसके फैक्टर होंगे वो चाहे 2 फैक्टर हों, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, जितने भी फैक्टर हों, सारे फैक्टर प्राइम नंबर हों। ये प्राइम हो, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। मतलब कंपोजिट नंबर्स यही हैं। मींस कोई ऐसा नंबर जिसके सारे प्राइम फैक्टर निकलते हैं, सारे फैक्टर प्राइम फैक्टर निकलें, वो होता है कंपोजिट नंबर। बेसिकली अगर मैं कोई भी 2 नंबर ले लूँ, जैसे 2 और 3, इन दोनों में अगर फैक्टराइजेशन करें तो कॉमन नंबर आता है 1। 2 का अगर करेंगे प्राइम फैक्टर तो 2 इंटू 1 आएगा, 3 का करेंगे प्राइम फैक्टर तो 3 इंटू 1 आएगा। तो कॉमन इनमें क्या मिल रहा है? केवल 1। दैट मीन्स कि ये नंबर्स हो गए कंपोजिट नंबर, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं प्राइम नंबर्स हैं और HCF केवल 1 आ रहा है, 1 के अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो जो नंबर HCF में केवल 1 पाए वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो उम्मीद है कि ये कंपोजिट नंबर समझ में आए होंगे। अब समझ में आ गया है तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था हमारा, ये नंबर एंड ये नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। ये हमारा क्वेश्चन था। इसे हमें शो करके दिखाना है कि क्यों है ये कंपोजिट नंबर्स। अब क्या है कि इतने बड़े डिजिट में हमें इसे चेक कर पाना मुश्किल है, इसलिए दोनों ही क्वेश्चन को हम अलग अलग सॉल्व करके देखेंगे और तब इसका आंसर बताएंगे कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो पहले इसे ले लेते हैं। ये है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखते हैं करना क्या है। बेसिकली हम यहाँ देख सकते हैं ये पूरा नंबर तो एक ही है, ये एक अलग है, दोनों में 13 कॉमन आ रहा है। 13 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू है। तो 13 कॉमन निकाला, ये हो गया 7 इंटू 11, 13 कॉमन आ गया तो इधर 1 बच गया, ठीक, और ये इधर प्लस का 1, ये हो गया इसका। अच्छा अब सॉल्व करते हैं इसे ज़रा। 13 इंटू ये हो गया 77 प्लस 1, तो 13 इंटू ये हो गया 78। अब 78 का फिर प्राइम फैक्टर करते हैं, अगर मतलब फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर नहीं फैक्टर करेंगे तो 13 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा,
13 6 या 78, तो 13 इंटू 6, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका। तो अब यहाँ देखा जा सकता है कि ये जो नंबर है इसके हमें 13 13 1 आ गए, ये फैक्टर्स हो गए इसके। 13 का फैक्टर करेंगे तो 13 के फैक्टर में हमें दो चीज़ें दिखाई देंगी, 13 और 1। फिर इस 13 में भी यही 13 और 1 दिखेगा। इस 6 के अगर फैक्टर करते हैं तो इसमें 3 दिखेगा, 2 3 और 1। तो ध्यान दें तो इनमें केवल 1 के अलावा और भी कुछ कॉमन आया ही नहीं। दैट मीन्स कि ये नंबर हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 and 13 एज इट्स फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। मतलब 6 और 13 इसके फैक्टर्स हैं और दोनों में कॉमन 1 के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर पाया गया। अब दूसरे की बात करते हैं, जो हमारा दूसरा नंबर था ये बड़ा वाला, इसको चेक करते हैं कि ये हमारा कंपोजिट नंबर क्यों है। देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है 6 5 4 3 2 1 सारे मल्टीप्लाई में +5, ये क्यों है कंपोजिट। तो इसको भी वैसे ही करना है जैसे पिछला वाला किया। सिंपली 5 यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे। तो इधर बच गया 7 6 4 3 2 1 +1। इसे सॉल्व कर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कर दिए थी, 7 6 जा, फिर 4 जा, 3 जा, 2 जा, 1 जा, सब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 1008 +1। इसको सॉल्व करा तो 1009, और 1009 खुद में ही प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर। तो ये हो गया हमारा 5 इंटू 1009। अब देख सकते हैं 5 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो इसमें दो नंबर मिलेंगे, 5 और 1, और 1009 के फैक्टर करते हैं तो इसमें भी दो नंबर मिलेंगे। तो कॉमन केवल 1 आया और कुछ आया ही नहीं, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो लिखेंगे 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, ये दोबारा फैक्टराइज हो ही नहीं सकता अब, क्योंकि खुद ही प्राइम नंबर है ये। देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1009। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें केवल 5 और 1009 पाया गया, और ये दोनों में कॉमन नंबर केवल 1 आ रहा है। दैट्स वाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बुक में। क्वेश्चन है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लेती है उस फील्ड को चक्कर काटने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि 12 मिनट लेता है उसी काम को करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पर ही स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो चक्कर काटते रहेंगे। जब रवि 12 मिनट ले रहा है मतलब वो तेज़ भाग रहा है, सोनिया 18 मिनट ले रही है मतलब वो थोड़ा धीरे भाग रही है। तो भाग रहे हैं। तो क्वेश्चन बोला कि कितने मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम टाइम पे ही मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एक वहाँ पे खड़ा होकर दूसरे का इंतज़ार कर रहा है, भागते भागते स्टार्टिंग पॉइंट पे कब वो दोनों आपस में कोइंसाइड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें दोनों सेम डायरेक्शन की बात बोलते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें यहाँ एलसीएम फाइंड करना होता है। एलसीएम फाइंड करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव, रवि टेक्स 12 मिनट्स टू ड्राइव। टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, कैसे कैलकुलेट होगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू एलसीएम ऑफ टेकन टाइम बाय बोथ, दोनों का जितना टाइम उन्होंने लिया वो करेंगे। तो देखें एक ने लिया 18 मिनट्स और दूसरे ने लिया 12 मिनट्स। तो इसका हमें सिंपली एलसीएम करना है। एलसीएम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर लेते हैं, जो भी इजी लगे उससे करके देख लो। हमें सिंपली एलसीएम निकालना है। देखते हैं
ये हमने दोनों का प्राइम फैक्टर कर लिया। 18 का हो गया 2 3 3, 12 का हो गया 2 2 3। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, दोनों को हमें फैक्टराइज्ड करके लिख देना है। तो 18 इज इक्वल्स टू 2 3 और 3, और 12 के लिए 2 2 3। जब एलसीएम की बात करेंगे, जब एलसीएम की बात करनी होगी तो उसमें हमें क्या करना है, जो कॉमन है उन्हें एक बार लिखना है। जैसे कि ये टू कॉमन आ गया तो एक बार लिख दिया, मल्टीप्लाई। फिर और देखेंगे और क्या कॉमन है, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर हमें 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 को एक बार लिखेंगे। इसके बाद जो कॉमन नहीं है उन सबको लिख देंगे। जैसे कि ये 3 कॉमन नहीं था, इसे लिख दिया। ये 2 कॉमन नहीं है, इसे लिख दिया और सॉल्व कर देंगे। ये आ गया हमारा एलसीएम। तो कितना आ जाएगा, 9 18 36 मिनट्स। दिस इज़ आवर आंसर। तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सारे समझा दिए। और अगर आपको अच्छे लगा तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं या कोई भी चीज़ है, किसी भी तरह की बात पूछनी है तो कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसे समझें, वीडियोस देखें हमारी, पढ़ें, हमसे जुड़ें। और आप भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाते रहें। ओके, थैंक यू। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम आगे की एक्सरसाइज कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।